हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जिसका कि टाइटल है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी अगर आपको या आपके किसी मित्र को वो देखना हो तो आप प्लीज़ उसको मेरे चैनल से देख सकते हैं। आपको सारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल। सो बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, समझते हैं ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं इसका मतलब। और कहीं कहीं ऐसा होगा कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जगह मैं आपको उसका सारांश बता दूंगी। ऐसे भी हम लोग करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में जाएंगे वीडियो लंबे हो सकते हैं अगर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कंसेप्ट्स को समझने में रहेंगे तो जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगा और आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अब हम लोग। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैन दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस लैंड फॉर्म्स के बारे में, वेरियस फिजिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, फिजिकल मतलब आप समझते ही, और फीचर्स मतलब ये एक तरह से आप समझ लीजिए हम लोग लैंड फॉर्म्स की ही बात करने वाले हैं यहाँ पे। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब आप जानते हैं, यही हमारे इंडिया के बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स हैं। सो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आप ये पहले ही से ही जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पे बहुत तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? सो आप जिधर रहते हैं वहाँ किस तरह का जो क्षेत्र है, वो भूभाग वहाँ का कैसा है, प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन द रग टेरेन विथ माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, desert, plateaus and islands. So अगर आप किसी प्लेन एरिया यानी कि मैदान क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको दूर दूर तक केवल क्या समतल मैदान दिखाई देता होगा। पर्वतीय क्षेत्र में रहते होंगे तो अपने आसपास आपको एक दो पहाड़ी पर्वत भी दिखाई दे जाते होंगे, और हो सकता है आपका घर किसी ढलान पे स्थित हो। ठीक है, और देखा जाए तो वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की जो लैंडफॉर्म्स हैं, हर प्रकार के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल, पठार, द्वीप यानी कि आइलैंड्स भी हमारे देश में हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। सो भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सर्फेस। सो अगर हम लोग जियोलॉजिकली देखें, मतलब कि भूगर्भीय तौर पर देखें, तो जो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पृथ्वी की सतह का जो है क्या है, सबसे प्राचीनतम भाग है। It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast-flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. So जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया है उसको क्या है कि मतलब भूमि का एक बहुत ही उसको स्टेबल हिस्सा और स्थिर भाग माना जाता है, लेकिन हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। मतलब माना जाता था पर हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय और जो उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है जहाँ वहाँ पे जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं वो हाल की हैं। मतलब हाल की मतलब 1-2 साल नहीं, ऐसे आप देखेंगे तो सालों मिलियंस ईयर्स हैं, लेकिन फिर भी वो नए हैं। ठीक है, प्लेट्यू की अपेक्षा। जो जियोलॉजिस्ट्स हैं यानी कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, जियोलॉजी मतलब पृथ्वी के अंदर की जो भी पढ़ाई लिखाई होती है वो जियोलॉजी में आती है। जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ठीक है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, मतलब कि यंग है अभी वो, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियाँ हैं और तेज़ बहने वाली नदियाँ हैं। और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ और चौड़ी घाटियाँ हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, जो
मेजर यानी कि मुख्य जो भौगोलिक वितरण है उनको हम लोग पढ़ते हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स यानी कि हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है। नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, द पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार, इंडियन डेजर्ट भारत का जो मरुस्थल है, कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो तटीय मैदान है, और आइलैंड्स यानी कि जो द्वीप समूह है। सबसे पहले बारी बारी से हम इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। सो हिमालय पर्वत की बात करें तो भारत की जो उत्तरी सीमा है वहाँ पे आपने मैप्स में देखा ही होगा, उसके आसपास भी लोग रहते होंगे तो वो लोग जानते ही होंगे। जो भारत की जो हमारी उत्तरी सीमा है उस पर बहुत दूर तक हिमालय एक युवा पर्वत के रूप में फैला हुआ है। यंग मतलब माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं दो, दोनों आके अगर टकराती हैं एक दूसरे से, सपोज करते हैं एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इधर आया, ये इधर आया, तो टकराएंगे तो क्या होता है, एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस और फिर से मैं बनाती हूँ। तो टकराने तक आप समझिए, उसके आगे मैं बनाती हूँ। सो सपोज करते हैं कि दो फोल्ड माउंटेन्स थी, वो टकराती हैं, ठीक है। तो जब दो माउंटेन्स टकराई तो यहाँ बीच में एक उठाव जैसा बन गया, समझ लीजिए। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराई तो बीच में यहाँ पे उठाव जैसा बन गया, और ये जो उठाव जैसा बना ना, यहाँ बीच में भी तो कुछ सेडिमेंट्स होंगे कि नहीं, तो ये ऊपर की तरफ गए, ये वाला प्लेट भी थोड़ी फोल्ड हो गया और ये भी थोड़ा फोल्ड हो गया, तो यहाँ पे एक उठाव जैसा बन गया, और ऐसे हमारे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। इसको आप लोग डिटेल में आगे के क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, फ़िलहाल के लिए आप इतना जानिए काफ़ी है। द हिमालयस रिप्रेजेंट द, सॉरी अगर मैं गलत पढ़ गई तो हाँ, दिस माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। सो ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द रग्ड mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर. Their width varies from, so यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं जिसको कि याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो है कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए एक आर्क का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक आर्क का निर्माण करते हैं। सो आपने देखा होगा, ओके लेट मी ड्रॉ। सो मान के चलते यहाँ गुजरात है, ओके। सो एक तरह से आप देखें तो हिमालयस कैसे फैला हुआ है, ये मैंने इंडिया का बहुत ही बेकार सा मैप बनाया हुआ है, थोड़ा इग्नोर करिएगा। सो हिमालयस इस तरह से फैला हुआ है कि नहीं, हिमालय जो है इस तरह से फैला हुआ। तो ये क्या बना रहा है, एक आर्क बना रहा है, आर्क बना रहा है ना, वो ज़्यादा मैं ऊपर लेते चली गई, यहाँ एक आर्क जैसा बना रहा है। सो ये इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, ओके। Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. सो इतना सारा मैंने पढ़ दिया, बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सो इसकी चौड़ाई क्या है, कश्मीर में अगर देखी जाए हिमालयन रेंजेस की चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर है। तो आप समझ रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये पतली हो गई है। सो जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता यानी कि डिफरेंस पाए जाते हैं। अपने पूरे जो देश तक का जो विस्तार है, पूरा जो देशांतरीय विस्तार है, उसके साथ हिमालय को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है,
कि इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ भी पाई जाती हैं और सबसे उत्तरी भाग में, मतलब सबसे नॉर्थ भाग में जो स्थित श्रृंखला को क्या बोला जाता है? ग्रेट और इनर हिमालयाज, यानी कि हिंदी में बोले तो महान या आंतरिक हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले बहुत सारे ऊंचे शिखर हैं। ठीक है, और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, मेन जो जितने भी हिमालयन पिक्स हैं वो सब इसी में आते हैं, हिमाद्री रेंज में। यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्क शिप मैंने बताया था, और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हिमालयाज़ कश्मीर में चौड़ाई उसकी ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में उसकी चौड़ाई कम है। अब यहाँ पे कुछ हाईएस्ट पिक्स जो हिमालयस के हैं उनके बारे में दिया गया है, एक टेबल बनाया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत काम आएगा आपके। अभी याद कर लोगे तो आगे भी अगर आपने कोई भी आप फील्ड चुनते हो आपके लिए ये काम आ सकता है। ठीक है, तो ये याद कर लेने वाली चीज़ें, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं। The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. So जो Great Himalayas हैं उसका जो नेचर है, ग्रेट हिमालयाज़ की जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, उसका जो नेचर है वो क्या है? एसिमेट्रिकल है। हिमालय के इस भाग का जो कोर है वो क्या से बना हुआ है? ग्रेनाइट से, और ये श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, सॉरी ग्लेशियर्स निकलते हैं, बहुत सारी इसमें हिमानियों का प्रभाव होता है और ग्लेशियर्स से ही नदियाँ निकलती हैं। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalaya. So हिमाद्री की बात तो हमने कर ली, और हिमाद्री के दक्षिण में क्या स्थित है? जो श्रृंखला स्थित है उसमें सबसे अधिक क्या है? Lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain. ठीक है, मतलब कि असमतल है, और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिमाचल और लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर रॉक्स। सो इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपिंडित तथा परिवर्तित सेलों से हुआ है। The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 km. While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. So इनकी ऊंचाई लेसर हिमाचल की बात कर रहे हैं हम लोग, हिमाचल और लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं। सो इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में होती है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजल रेंज जो है, पीर पंजल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये सब चीज़ें याद रख लेनी है। धौलाधर हो गया, महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। और इसी रेंज में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ भी स्थित हैं। और ये किस लिए फेमस है? ये क्षेत्र फेमस है हिल स्टेशंस के लिए, यानी कि पहाड़ी नगरों के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोकेट करने के लिए आप लोग को फाइंड आउट में दिया गया, ये सब काम आप खुद से करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। तो जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ। सो इससे पहले वाले पेज में एक मैप दिया हुआ है, उसमें शिवालिक्स, हिमाद्री, हिमाचल सबको बताया हुआ है ठीक से। एक मिनट। So 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun are some of the well-known dunes. सो यहाँ पे हम लोग हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी कि शिवालिक की बात कर रहे थे। तो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1000 मीटर के बीच है, 1100 मीटर के बीच है। और ये जो रेंजेज हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, वो उत्तर में स्थित मेन जो हिमालय है उसकी श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई जो एलुवियल जो सॉइल डिपॉजिट्स थे, जो सेडिमेंट्स थे, अनकॉन्सोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स थे, उससे बनी हुई है। और ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं, यानी कि एलुवियम और ग्रेवल इनकी मोटी परत से ढकी हुई हैं। और जो
लेसर हिमालय है और शिवालिक के बीच में स्थित जो घाटी है, लंबी लंबी जो घाटियाँ हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दुन्स। देहरादून, कोतली दुन और पातली दुन, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. इन सब के अलावा besides this, उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जा सकता है या बांटा गया है। These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. So, इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सतलज और सिंधु यानी कि इंडस रिवर के बीच जो स्थित हिमालय का भाग है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल हिमालय। The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as Kumaon Himalayas. The Kali and the Teesta rivers demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Teesta and Dihang rivers is known as Assam Himalayas. There are regional names also in these broad categories. Find out some regional names of the Himalayas. So, सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित हिमालय का भाग है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ठीक है, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम आप पता करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग गॉज द हिमालयस bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. They are known as the Purvanchal or the eastern hills and mountains. So क्या है कि हमारा जो दिहांग गॉर्ज है उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की जो पूर्वी सीमा है उसके साथ फैल जाता है और इनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी ये जाना जाता है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. So ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो कि औषधि सेल हैं से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई होती हैं और अधिकतर यहाँ पे समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई होती हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये सब एग्जाम्पल से याद रखने हैं। हिमालयन की तो बात कर ली हमें हिमालयास की, अब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम नेमली द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग about 2400 km long and 240 to 320 km broad is a densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of India. So क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदान जो है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। ये मैं आई एम सॉरी बैकग्राउंड में ऐसी आपको आवाज़ें आती रहेंगी, मैं कुछ कर नहीं सकती इसका, मेरा घर ही ऐसी जगह पे है, आई एम सॉरी। सो बढ़ते हैं आगे। सो ये जो मैदान होते हैं ये क्या होते हैं, एल्यूवियम डिपॉजिट यानी कि एल्यूवियल सॉइल से बने हुए होते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के जो द डिपोजिशन फुटहिल्स फर्टाइल प्लेन्स, हाँ, तो लाखों वर्षों में हिमालय के जो फुटहिल्स हैं, गिरिपाद उसको बोलते हैं हिंदी में जो स्थित बहुत बड़े बड़े बेसिन्स हैं उसमें क्या है कि एल्यूवियम का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या यानी कि सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सो यहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ है और पानी अगर पर्याप्त रहा तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल लैंड माना जाता है। यहाँ पे आपको मतलब बहुत प्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। सो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ यहाँ पे क्या करती हैं, डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण कार्य में लगी रहती हैं।
नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी में द्वीपों का निर्माण होता है, यानी कि रिवराइन आइलैंड्स का। मजूली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। याद रखना है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रिवराइन आइलैंड, यानी कि नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। The rivers in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. So क्या होता है कि नदियाँ अपने निचले भाग में लोअर कोर्स डिपोजिशन, सो सिल्ट के जमा हो जाने से, एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इस धाराओं को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। The northern plain is broadly divided into three sections. The western part of the northern plain is referred to as Punjab plain, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and Satluj, originate in the Himalaya. This section of the plain is dominated by the Doabs. So, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है इस मैदान को, और ये बहुत बड़ा इसका जो भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में द्वाब की संख्या बहुत अधिक है। द्वाब क्या है? द्वाब इज मेड अप ऑफ 2 words, डू मीनिंग 2 एंड अब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड ऑफ 2 words, पुंज मीनिंग 5 एंड अब मीन्स वाटर। सो द्वाब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक है, 2 शब्दों से बना हुआ है द्वाब। 2 का मतलब होता है 2 और DO का मतलब होगा 2 और अब का मीनिंग होगा पानी। अब मतलब पानी। और पंजाब इसी तरीके से बना हुआ है, पंज और अब को मिला करके। पंज मतलब होता है 5 और अब का मतलब होता है पानी। सो पंजाब उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। रावी, सतलज, व्यास, झेलम, ये जो नदियाँ हैं 5 नदियाँ वो बहती हैं। 1 मिनट मैं फिर से करूँ, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। The Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta river. It is spread over North India in Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal. In the east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भाग में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र मैदान जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसके पूर्व विशेष करके असम में स्थित है। The northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. So, आमतौर पे हम लोग क्या सोचते हैं कि जो मैदानी इलाका है या जो उत्तरी मैदान है वो सामान्यतः एकदम बराबर समतल होगा, इसमें किसी भी तरह की विविधता नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। According to the variations in the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabar. All the streams disappear in this Bhabar belt. So, आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को हम लोग 4 भाग में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों की से नीचे उतरते समय क्या होता है कि शिवालिक की ढाल पे 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में क्या करती हैं कि कहाँ गया, पेबल्स का निक्षेपण करती है, डिपोजिशन करती है। पेबल्स मतलब छोटे छोटे एक तरह से पत्थर, आप समझ सकते हैं। और इसे क्या जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे भाबर बोला जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तेराई. So, इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं या नदियाँ फिर से निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई रीजन कहा जाता है। This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in this region. सो ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है एक्चुअली। और इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है आपको वो लोकेट करना है। एटलस में आप देखिए, गूगल से देखिए, जहाँ से भी देखना है देखिए, जानकारी बढ़ेगी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. इट लाइज above the flood plains of the rivers and presents a terrace-like feature. This part is known as bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as kankar.
सो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है, ओल्ड एल्यूवियन से बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और जो वेदिका है वैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। वेदिका मतलब टीरेस, याद रखिएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो चूनेदार, मतलब एक तरह से मिट्टी में चूना मतलब कैल्केरस सब्सटेंस मैटर ज़्यादा पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। The newer younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. So बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है और इसीलिए उपजाऊ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती की जा सकती है आराम से, क्योंकि ये हर साल फर्टिलिटी अपना रिन्यू करते रहते हैं। अब हम लोग पेनिनसुलर प्लेटियो की बात करेंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की। द पेनिनसुलर प्लेटियो इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलीन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। सो एक बार आप लोग खुद से भी एनसीईआरटी पढ़िएगा। इतना सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ के फिर उसी चीज़ को हिंदी में बताऊंगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। तो इससे अच्छा मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ नॉर्मल भाषा में कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटियो है ये एक समझ लीजिए टेबल की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। गोंडवाना जो लैंड था उसके टूटने और अपवाह के कारण ये बना था और यही कारण है कि ये सबसे प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और ये जो पठारी भाग है, जो प्लेटियो एरिया है, इसमें क्या है कि चौड़ी और छिछली घाटियाँ हैं और गोलाकार थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ भी हैं इसमें। और इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक तो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेटियो, यानी कि मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ओके, सो इसके अलावा क्या है कि दक्कन का पठार है और मध्य उच्च भूमि मैंने बता दिया। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। विंध्य रेंज दक्षिण से सतपुरा श्रृंखला यानी कि सतपुरा रेंज और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान की बलुई तथा पथरीले जो मरुस्थल हैं वहाँ पे मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ क्या क्या है, चंबल है, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। Central highlands are wider in the west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally as the बुंदेलखंड and बघेलखंड। So इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड्स पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में ये क्या है, संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं, दामोदर नदी द्वारा जो अपवाहित छोटा नागपुर प्लेटियो बोलते हैं। ठीक है, ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। सो डेक्कन प्लेटियो इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। डेक्कन प्लेटियो यानी कि दक्षिण का पठार क्या है, एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में यानी कि साउथ में स्थित है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ व्हाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द माइकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा रेंज है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार पर है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, भारत के एक फिजिकल मैप पे लोकेट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी ये चीज़ें याद हो जाएंगी बिल्कुल। एक होता है क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी, दिमाग में छप जाएगा, वो हो जाएगा। द डेक्कन प्लेटियो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली eastwards. An extension of the plateau is also visible in the northwest, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kutch. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि दक्षिण का पठार जो कि डेक्कन प्लेटियो है पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर थोड़ा कम ढाल वाला है। और ये जो पठार है इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचाड़ पहाड़ी। ठीक है, यानी कि नॉर्थ काचर पहाड़ी भी कहते हैं, काचर इस नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्या कहते हैं कि इट इज़ सेपरेटेड बाई ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटियो। 3 prominent हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गैरो, खासी एंड जैंतिया। सो जो 3 महत्वपूर्ण पश्चिम से पूर्व की ओर श्रृंखलाएं हैं वो है गारो, खासी और जैंतिया। याद रखना है इन लोग का, ये भी याद रखना है सीक्वेंस पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. So दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं।
Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghats. यहाँ पे इतना सारी चीज़ें दी हुई हैं. एक मिनट. The Eastern Ghats countries irregular. The Western Ghats. Okay. So क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ पे स्थित है. पश्चिमी घाट है, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वो पश्चिमी तट के समांतर स्थित है और वे सतत है तथा वहाँ केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है. भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति आपको बतानी है, लोकेट करना है उसको. पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं. पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है. पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है. पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको क्या किया है, काट दिया है. और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है. ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर क्या है कि आर्द्र हवा को से टकराकर, यानी कि ह्यूमिड एयर जो होता है, ह्यूमिडिटी जिस एयर में होती है उससे टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है. पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है. पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है. इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी इसका हाईएस्ट पीक है. ईस्टर्न घाट का, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, महेंद्रगिरी है. और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराई तथा सेवराई तथा जावड़ी हिल्स क्या है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं. और यहाँ पे आपको उद्गम मंडल पॉपुलरली नोन एज ऊटी और कोडाई कनाल, इन सबको लोकेट करना है आपको मैप पे. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप. प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली क्या है, काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप यानी कि डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस. एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. क्या है कि इसकी उत्पत्ति क्या है, ज्वालामुखी से हुई है. इसके लिए जो इग्नियस रॉक्स हैं उनसे हुई है. वास्तव में ये जो रॉक्स थे इनके साथ समय के साथ साथ अपर्दन हुआ इनका, और जिनसे कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ. अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो पेनिनसुलर प्लेटियो के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है. ये बहुत अधिक ही अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं. ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं. यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर प्लेटियो खत्म होता है. अब हम लोग बात करेंगे अपने इंडियन डेजर्ट की, यानी कि भारत के मरुस्थल की. द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल. क्या है कि भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल हमारा स्थित है. आपको ये भी मैप में लोकेट करना है, कम से कम देख लेना है मैप में खोल के कि कहाँ पे ये है. ये बालू के क्या कहते हैं, अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून से ये कवर हुआ है पूरा. और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है. सोचते कितनी कम. और इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है, यानी कि जो फ्लोरा फौना है, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही कम है. वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखाई देती हैं और उसके बाद वे बालू में ही क्या होती हैं, मिल जाती हैं, मतलब कि गायब, क्योंकि वहाँ पे बालू में ही वो मिल जाती हैं. स्ट्रीम्स वगैरह दिखाई देंगे थोड़ी बहुत आपको, वो सब गायब हो जाती हैं, बालू में ही विलीन हो जाती हैं. पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती हैं. केवल लूनी ही इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी नदी है. ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है. Balchans crescent shaped dunes cover large areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of Balchans. Okay. Balchans पढ़ें या बरकान पढ़ें, ये क्या है कि इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप आपको प्रमुखता से पाई जाती हैं. यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं. कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान. द पेनिनसुलर प्लेटियो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स, जो कि ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी कि फैली हुई है.
जो पश्चिमी तट है पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। जो तट का उत्तरी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण रीजन यानी कि मुंबई गोवा, और जो सेंट्रल भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ मैदान, और दक्षिणी भाग को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट यानी कि मालाबार कोस्ट। The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part it is referred to as northern Sarkar, while the southern part it is known as Coromandel coast. सो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी मतलब नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और चिल्का झील जो है ये पूर्वी तट पर स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर है, ये याद रख लेना है। अब हम लोग बात करते हैं आइलैंड्स की यानी कि द्वीप समूह की। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 group of islands. Can you identify? So ये हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी है आता है हमारे इंडिया में। सो इसको आपको लोकेट करना है मैप पे। Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. Kavaratti Island is the administrative headquarters of the Lakshadweep. This island group has the great diversity of flora and fauna. The PT Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. सो केरल के मालाबार तट के पास स्थित है लक्षद्वीप आइलैंड। सो इसको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनदीव के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर में छोटे से क्षेत्र में फैला है और कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर फ्लोरा फाउना के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन कॉलोनीज, दे फ्लोरिश। सो कोरल्स क्या होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। कोरल को हिंदी में बोलते हैं प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले एक सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होते रहता है। प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं और इसी तरह से निक्षेपित होते होते ये एक तरह का द्वीप बन जाती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रेदिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप, यानी ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ इसका एक एग्जाम्पल है। गोलाकार होता है या हॉर्सशू के शेप का होता है ये अक्सर। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are the Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this region, in this group of islands too. These islands lies close to the equator and experience equatorial climate and thick forest cover. अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार आइलैंड है और ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल और बहुत सारे बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह क्या है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले जो फ्लोरा फाउना है, जो पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं, बहुत ही अधिक उनमें विविधता है। ये द्वीप क्या है कि विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की मतलब कि इक्वेटर के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगल यहाँ पे फैले हुए हैं। डू यू नो इंडिया वाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार आइलैंड के बैरन द्वीप पर स्थित है। A detailed account of different physiographic units highlight the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the others and make the country richer in its natural resources. The mountains are the major sources of water and forest hill. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilizations. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal regions and island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. सो बहुत अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ, विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है और ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देशों को प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वन के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है और इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं।
सो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। स्टे ट्यून्ड। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।